हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है 11th क्लास का चैप्टर 11। ठीक है, 11th क्लास का ये चैप्टर 11 होने वाला है और इसी को हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और ये दोस्तों चैप्टर 11 जो है बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से यानी कि गज़ाल ज़ेगम जो है उनके ये चैप्टर 11 जो है गज़ाल ज़ेगम से होने वाला है और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें ताकि आप भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने तैयारी को मुकम्मल तरीके से मजबूत कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि साथ ही ये बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब ये बुनियाद होती हैं। 11th 10th 12th ये सब सारे एग्ज़ाम बुनियादी तौर पर होते हैं, मतलब बहुत ही ख़ास होते हैं, है ना। बहुत ही ख़ास, इतने ख़ास होते हैं कि आगे चल के आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाली है। अगर आप इसमें नंबर कम लाएंगे तो ज़रूर आप इस आगे चल के नुकसान का हकदार बनेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से मजबूत करेंगे। क्योंकि अब साथियों, अगर हम मुकम्मल तरीके से मजबूत ना कर लेंगे तैयारी, तो एग्ज़ाम के दिन अयाम जो है बहुत ही करीब है, एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से नंबर ना ला सकेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे से करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 इसमें पूछा गया, झेल में आग का दरिया क्या है? सही कलमबंद करें। ये आग का दरिया जो है ये क्या है? ऑप्शन ए अफसाना है, ऑप्शन बी कसीदा है, ऑप्शन सी नाविल है, ऑप्शन डी दास्तान है। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि आग का दरिया क्या है, सही कलमबंद करें। तो साथियों, ये आग का दरिया जो है ये नाविल है। ये आग का दरिया जो है नाविल है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 इसमें पूछा गया, गज़ाल ज़ेगम की पैदाइश कहाँ हुई? सही दर्ज करें। ये गज़ाल ज़ेगम जो है शामिल निसाब में, तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? सही कलम दर्ज करें। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो साथ ही सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि गज़ाल ज़ेगम जो है इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो साथियों, इनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश हुई थी। गज़ाल ज़ेगम की पैदाइश उत्तर प्रदेश हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 इसे पूछा गया, चिरागे खाने दरवेश, चिरागे खाने दरवेश के मुसन्निफ़ कौन है? मुंतखब करें। ये चिरागे खाने दरवेश जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी तारिक छतारी, ऑप्शन डी गज़ाल ज़ेगम। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि चिरागे खाने दरवेश के मुसन्निफ़ कौन है? तो दोस्तों, इसके मुसन्निफ़ नहीं बल्कि मुसन्निफ़ा हैं, तो वो गज़ाल ज़ेगम है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का, क्योंकि चिरागे खाने दरवेश जो है गज़ाल ज़ेगम का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 इसे पूछा गया कि दर्ज झेल में खुशबू क्या है? इंतखाब करें। यह खुशबू जो है ये क्या है? मतलब क्या चीज़ है? नाविल है, दस्तान है, कसीदा है, मरसिया है, मनकबत है ना। मनकबत है, नज़्म है, शेर है, शायर है, क्या है? ऑप्शन ए नाविल है, ऑप्शन बी अफसाना, ऑप्शन सी दास्तान, ऑप्शन डी मरसिया। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में खुशबू क्या है? इंतखाब करें। तो दोस्तों, ये खुशबू जो है ये अफसाना है। खुशबू जो है ये अफसाना है और आग का दरिया जो है वो नाविल था। ठीक है, नाविल बहुत ही दिलचस्प चीज़ें होती हैं, बहुत ही अच्छी किताब होती है नाविल। अगर आप किताबों का मुताला करें नाविलों का, तो बहुत ही दिलचस्पी लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, उससे दिल ही नहीं करेगा कि आप छोड़ें उसे। तो दोस्तों, आग का दरिया जो था वो मतलब नाविल था और ये खुशबू जो है ये अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इससे पूछा गया, गज़ाल ज़ेगम उत्तर प्रदेश के किस गांव में पैदा हुई? सही दर्ज करें। ये गज़ाल ज़ेगम जो है वो उत्तर प्रदेश के किस गांव में पैदा हुई? ऑप्शन ए इस्लामपुर, ऑप्शन बी इमामगंज, ऑप्शन सी बहारपुर, ऑप्शन डी पहरपुर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गज़ाल ज़ेगम जो है उत्तर प्रदेश के वो बहारपुर में पैदा हुई। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा गया, गज़ाल ज़ेगम किस सन ईस्वी में पैदा हुई? ये गज़ाल ज़ेगम जो है वो किस सन ईस्वी में पैदा हुई? इंतखाब करें। ऑप्शन ए
1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी। तो साथ ही सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गजाल बेगम किस सन ईस्वी में पैदा हुई। ये तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी और उत्तर प्रदेश के बाहरपुर गांव में पैदा हुई थी, लेकिन ये किस सन ईस्वी में पैदा हुई, तो ये 1968 ईस्वी में पैदा हुई। 1968 ईस्वी में पैदा हुई है ना, यानी कि जंग आज़ादी के बाद। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। दोस्तों ये भी याद करना होगा आपको, ये भी याद रखना होगा कि गजाल बेगम जितने शायर हैं, शेरा हैं, जो शायरा हैं, जो कब पैदा हो रही हैं, उनकी मतलब विलादत कब हो रही है, क्या वो जंग आज़ादी से पहले पैदा हुई या जंग आज़ादी के बाद आई, तो ये सब भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सवाल में क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि गजाल बेगम का मुताल्लिक किस सन ईस्वी से है, मतलब कि आज़ादी के पहले से है या आज़ादी के बाद से है। तो दोस्तों अगर आप अपने जहन में इस चैप्टर को, इस सवाल को महफूज रखेंगे तो ज़रूर आप बखूबी तरीके से अपने सवालों को हल कर सकेंगे कि गजाल बेगम की पैदाइश जो हुई थी वो जंग आज़ादी के बाद, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो जंग हुई थी, तो जंग आज़ादी के बाद ही मतलब ये हुआ था इनकी पैदाइश। चलिए साथी सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा गया गजाल बेगम जो है एमएससी किस यूनिवर्सिटी से किया, मुताले के मुताबिक कलम बंद करें। ये गजाल बेगम जो है वो एमएससी किए थी, वो किस यूनिवर्सिटी से की थी। ऑप्शन ए हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इस्लामपुर यूनिवर्सिटी। साथियों यहाँ पर यूनिवर्सिटी गलत है, ठीक है, ये भी ध्यान रखने का। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गजाल बेगम जो है एमएससी किस यूनिवर्सिटी से किए। तो दोस्तों ये गजाल बेगम जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी पास हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुफरद लफ्ज़ की सही निशानदही करें। दर्ज झेल में मुफरद लफ्ज़ की, ठीक है, मुफरद लफ्ज़ की सही निशानदही करें। दोस्तों मुफरद लफ्ज़ मतलब वाहिद लफ्ज़, ठीक है, मुफरद मतलब होता है वो ऐसा लफ्ज़ जो वाहिद हो, ठीक है, तने तनहा हो, तो उसको मुफरद कहते हैं। तो मुफरद लफ्ज़ की निशानदही करते हैं। तो ऑप्शन ए खुशबू, ऑप्शन बी अक्लमंद, ऑप्शन सी परहेजगार, ऑप्शन डी दौलतमंद। तो साथ ही सवाल नंबर 8 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में मुफरद लफ्ज़ की सही निशानदही करें, तो इसमें तो सभी लोग मुफरद ही हैं, सभी एक ही हैं, सिर्फ परहेजगार 2 लफ्ज़ है, दौलतमंद 2। तो दोस्तों यहाँ पर सभी नहीं बल्कि अक्लमंद भी मुफरद नहीं बल्कि मुरक्कब है, क्योंकि अक्ल मतलब जहन, मंद मतलब रखने वाला, माने कि अच्छी जहन रखने वाला। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, दौलतमंद दौलत रखने वाला, तो ये भी नहीं, और परहेजगार है ना, परहेजगार मतलब परहेज़ करने वाला, तो ये भी नहीं, बल्कि खुशबू जो है ये खुशबू वाहिद लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि ये मुफरद लफ्ज़ है, खुशबू सिर्फ एक है, बाकी सब है वो किसी 2 लफ्ज़ से मिलकर बने हैं। जैसे अक्लमंद, अकल और मन से मिलकर मिले तो अक्लमंद हो गया, और गार और परहेज़ 2 लफ्ज़ से मिलकर बने हैं तो ये परहेजगार हो गया, तो ये मुफरद नहीं मुरक्कब हो गया। और दौलतमंद जैसे दौलत और मंद मिलकर ये दौलतमंद मिला है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का सही जवाब। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा गया गजाल बेगम किस सब्जेक्ट से एमए किया, दर्ज करें। किस सब्जेक्ट से एमए किया ये गजाल बेगम, ठीक है, की थी। ऑप्शन ए हिसाब से, ऑप्शन बी उर्दू अदब से, ऑप्शन सी साइंस से, ऑप्शन डी अंग्रेजी से। तो साथ ही सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा गजाल बेगम जो है ये उर्दू अदब से एमए की थी। गजाल बेगम जो है ये उर्दू अदब से एमए की थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में पूछा गया गजाल बेगम और किस चीज़ की डिग्री हासिल की, सही मंतखब करें। यह गजाल बेगम जो है और किस चीज़ की डिग्री हासिल की, सही मंतखब करें। ऑप्शन ए डॉक्टर की डिग्री, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग की डिग्री, ऑप्शन सी आईटीआई डिग्री, ऑप्शन डी कानून की डिग्री। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गजाल बेगम और किस चीज़ की डिग्री हासिल की मंतखब करें। तो दोस्तों ये और कानून की डिग्री हासिल की थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का, क्योंकि ये एमएससी के बाद कानून की डिग्री भी साथ साथ हासिल की थी। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में खुशबू किस की तसनीफ़ है, सही दर्ज करें। यह खुशबू जो है ये
अफसाना है, खुशबू, ये खुशबू जो है अफसाना है, याद रखेंगे। और ये अफसाना जो है माने कि खुशबू, अफसाना खुशबू जो है ये किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी किताबत है, यानी किसकी, इसके तख्लीक कार कौन है। ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी तारिक छतारी, ऑप्शन डी गजाल ज़ेगम। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में खुशबू जो है अफसाना, इसके मुसन्निफ़ा कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ा हैं गजाल ज़ेगम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12, इसमें पूछा गया कि तभी मेरा पुराना नौकर डॉट 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 ढूंढता हुआ आ गया। यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह पुर करें, यानी कि यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए कि तभी मेरा पुराना नौकर ढूंढता हुआ आ गया। ऑप्शन ए पुराना नौकर जावेद ढूंढता हुआ आ गया, ऑप्शन बी अली शेर ढूंढता हुआ आ गया, ऑप्शन सी अली बख्श ढूंढता हुआ आ गया, ऑप्शन डी अली हैदर ढूंढता हुआ आ गया। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि तभी मेरा पुराना नौकर अली शेर, ठीक है, अली शेर ढूंढता हुआ आ गया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में ओदबा किसकी जमा है, सही कलमबंद करें। ये ओदबा जो लफ्ज़ है ये किसकी जमा है। ऑप्शन ए अदब की, ऑप्शन बी अदबी की, ऑप्शन सी अदीब की, ऑप्शन डी अदबियत की। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल में ओदबा किसकी जमा है। तो दोस्तों ये ओदबा जो है ये अदीब से आया है, ठीक है, अदीब से ओदबा आया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। क्योंकि दोस्तों ये उर्दू लफ्ज़ है, अगर आप उर्दू अच्छे से उर्दू में बातें करते होंगे अपने दोस्तों अहबाब से या किसी से भी ज़्यादातर उर्दू इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको इस सवाल को, इतने छोटे छोटे सवाल जो होते हैं, मतलब किसी की जमा या मुज़क्कर या मुअन्नस है ना, तो ये तमाम सवालात आप अच्छे से आसानी से बिना बगैर तैयारी के, विदाउट तैयारी आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने रोज़मर्रा में मतलब अपनी गुफ्तगू को उर्दू में नहीं ढालेंगे या उर्दू से आप बात नहीं करते होंगे, तो ज़रूर आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि उर्दू जो बोलते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, और किस लफ्ज़ से वाहिद आया है, जमा है। तो दोस्तों हमें चाहिए कि उर्दू में आपस में बात करें ज़्यादातर, ताकि हमें अच्छी उर्दू आ सके। बिना तैयारी करने पर हम अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें एग्ज़ामों में। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि झेल में गज़ाल का माना क्या होगा, मुताले की रोशनी में इसकी निशानदेही करें। यह गज़ाल जो है यानी गज़ाल ज़ेगम जो है, इनका पहला जो वर्ड है गज़ाल, तो इनका गज़ाल का माना क्या होता है। ऑप्शन ए हिरनी का बच्चा, ऑप्शन बी नौजवान हिरन, ऑप्शन सी बूढ़ा हिरन, ऑप्शन डी फूलों का बागीचा। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि दर्ज झेल में गज़ाल का माना जो होता है वो नौजवान हिरन होता है, ठीक है, गज़ाल मतलब वो नौजवान हिरन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। और हिरनी का बच्चा होता है गज़ाला, ठीक है, ये गज़ाला जो होता है ना, गज़ाला किसी का नाम भी होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं, गज़ाला है ना, ये गज़ाला मतलब होता है क्या, हिरनी का बच्चा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब याद रखें, ये माना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि मुहीब का सही माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये मुहीब जो है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन ए खूबसूरत, ऑप्शन बी मोटा ताज़ा, ऑप्शन सी खौफनाक, ऑप्शन डी महबूब। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुहीब मतलब खौफनाक, डरावना होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का, क्योंकि मुहीब मतलब खौफनाक, डरावना है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि गज़ाल ज़ेगम और कौन सा कोर्स मुकम्मल की थी, कलम बंद करें। यह गज़ाल ज़ेगम जो है और कौन सा कोर्स मुकम्मल की थी। ऑप्शन ए डिज़ाइनिंग कोर्स, ऑप्शन बी कंप्यूटर कोर्स, ऑप्शन सी डिप्लोमा कोर्स, ऑप्शन डी फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उन नाज़रीन को ज़रूर पता होगा जो अपने शामिल निसाब में किताब है उनका मुताला किए होंगे कि गज़ाल ज़ेगम और कौन सा कोर्स मुकम्मल की थी। तो दोस्तों ये गज़ाल ज़ेगम जो है ये फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स भी मुकम्मल की थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। तो चलिए साथियों नाज़रीन से रिक्वेस्ट है
जो नाज़रीन अब तक बने हो और सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने एग्ज़ामों के अपने एग्ज़ामों की तैयारी बखूबी तरीके से, मुकम्मल तरीके से मजबूत कर लें ताकि वह भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि गज़ाल ज़ेगम कौन से महीने में पैदा हुई, सही दर्ज करें। ये गज़ाल ज़ेगम जो है वो किस महीने में, कौन से महीने में पैदा हुई। ऑप्शन ए दिसंबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर में, ऑप्शन सी जनवरी में, ऑप्शन डी मार्च में। तो साथियों, सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गज़ाल ज़ेगम जब पैदा हुई थी तो वो महीना जो चल रहा था तो वो दिसंबर का था महीना। ठीक है, दिसंबर के महीने में पैदा हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि गज़ाल ज़ेगम किस में, गज़ाल ज़ेगम जो है किस में अनाउंसर की हैसियत पर रहीं, दर्ज करें। ये किस में अनाउंसर की हैसियत पर रहीं, किस में मतलब कौन से फील्ड में। ठीक है, इसके पूछने का मतलब है। तो ऑप्शन ए ऑल सर्विस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो सर्विस में, ऑप्शन सी ऑल इंडस्ट्रीज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गज़ाल ज़ेगम किस में अनाउंसर की हैसियत पर मुकर्रर रहीं। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया रेडियो जो है इसी में ये अनाउंसर की हैसियत पर थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। तो साथियों, अगर आप किसी भी आपके साथी लोग, दोस्त लोग, अहबाब लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और मुझे इसमें सहूलत नहीं है, मतलब उर्दू पढ़ने की, मुझे आप इसकी क्लास चलाइए। तो ज़रूर हम इस पर हम गौर व फिक्र करेंगे और ज़रूर आपकी बातों पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सके। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि दर्ज झेल में आग की ज़िद क्या होगी, इसकी निशानदही करें। ये आग जो है इसकी ज़िद यानी कि इसके अपोजिट, उल्टा, बरअक्स क्या होगा, उसकी निशानदही करें। तो ऑप्शन ए शोला, ऑप्शन बी चिंगारी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पानी। तो साथ ही सवाल नंबर 19 बहुत ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन के जहन में इस सवाल का जवाब ज़रूर आता होगा बिना बताए, क्योंकि बहुत ही आसान है कि इसका आग है जो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। मतलब आदमी है, आदमी का उल्टा औरत, लड़का है तो लड़का का मतलब लड़का का उल्टा लड़की हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों कि आग का उल्टा क्या होगा, इसकी ज़िद, उर्दू में ज़िद कहते हैं और अंग्रेज़ी में अपोजिट कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आग का मतलब पानी, आग का अपोजिट पानी होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से, ठीक है, बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं दोस्तों, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 4 किस्में, ऑप्शन बी 1 किस्में, ऑप्शन 1 किस्में, ऑप्शन सी 2 किस्में, ऑप्शन डी 6 किस्में। तो साथ ही सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि ग्रामर से क्वेश्चन किया गया कि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों बनावट के एतबार से लफ्ज़ की मात्र 2 किस्में हैं। ठीक है, लफ्ज़ की मात्र 2 किस्में हैं बनावट के एतबार से। और वो 2 किस्में कौन कौन सी हैं। एक तो किस्म ऊपर गुजर चुका कि आप दर्ज झेल में मुफरद लफ्ज़ की निशानदही करें। मुफरद मतलब वाहिद लफ्ज़ की, तो वो पहला लफ्ज़ है ना। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्मों में से पहला लफ्ज़ मुफरद है और दूसरा लफ्ज़ मुरक्कब है, जिसमें हम बता रहे थे कि अक्लमंद, अकल और मंद से मिलकर बना। तो अक्लमंद तो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना तो उसको मुरक्कब करते हैं, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है, जो लफ्ज़ बने तो उसे मुरक्कब कहते हैं। और जो वाहिद लफ्ज़ हो जैसे खुशबू, जाहिद, पटना, है ना, दिल्ली, तो ये सब चीज़ें मुफरद हैं। तो ये बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं और भी कौन कौन, मुफरद और मुरक्कब है। तो सही साथी सवाल नंबर 20 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि गज़ाल ज़ेगम फ़िल्म अप्रिसिएशन कहाँ से मुकम्मल की, सही दर्ज करें। ये गज़ाल ज़ेगम जो है ये फ़िल्म अप्रिसिएशन जो कोर्स की थी तो कहाँ से मुकम्मल की थी। तो ऑप्शन ए हैदराबाद से, ऑप्शन बी पूना से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी पटना से। तो साथ ही सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा गज़ाल ज़ेगम जो है फ़िल्म अप्रिसिएशन कहाँ से मुकम्मल की। तो ये पूना से मुकम्मल की थी। तो हमारा ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसे पूछा गया कि गजाल ज़ेगम अपनी तख्लीकी ज़िंदगी किससे शुरू की, दर्ज करें। अपनी तख्लीकी ज़िंदगी, ठीक है, गजाल ज़ेगम किससे शुरू की? ऑप्शन ए, अफसाने और ड्रामे लिखने से शुरू की। ऑप्शन बी, फिल्मी ड्रामे बनाने से। ऑप्शन सी, दरसो तदरीस से। ऑप्शन डी, ड्रामा निगारी से शुरू की। तो साथियों सवाल नंबर 22 भी बहुत ही आसान सवाल है अगर आप अपने किताबों का मुताला करते हो तो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजी है, फिर हिसाब है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, साइंस है, इन सब की भी तैयारी करनी होती होगी, इसलिए आप उर्दू की तैयारी अच्छे से ना कर पाते होंगे शायद। उन जो नाज़रीन ना करते हैं उन्हीं के लिए है, बाकी सभी लोग तो उम्मीद है कि करते ही होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गजाल ज़ेगम अपनी तख्लीकी ज़िंदगी किससे शुरू की। तो दोस्तों ये अपनी तख्लीकी ज़िंदगी जो है ना, ये अफसाने ड्रामे लिखने से शुरू की थी, ठीक है, अफसाना लिखना शुरू की थी और ड्रामे लिखना शुरू की थी, उससे अपनी तख्लीकी ज़िंदगी शुरू की। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 से पूछा गया कि इनके मुशाहिदे में डॉट 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 और बेबाकी है, जुमला मुकम्मल करें। यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए, ठीक है, कि इनके मुशाहिदे में मजबूती और बेबाकी है। ऑप्शन बी, इनके मुशाहिदे में सच्चाई और बेबाकी है। ऑप्शन सी, इनके मुशाहिदे में अच्छाई और बेबाकी है। ऑप्शन डी, इनके मुशाहिदे में गहराई और बेबाकी है। तो साथ ही सवाल नंबर 23 में जो पूछा गया कि इनके मुशाहिदे में डॉट 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 और बेबाकी है, तो यहाँ पर जुमला मुकम्मल करें। तो साथ ही सवाल नंबर 23 का जुमला जो मुकम्मल होगा कि इनके मुशाहिदे में गहराई और बेबाकी है, ठीक है, गहराई और बेबाकी है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि जैद पढ़ेगा, ये जुमला किस फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है, मुंतखब करें। जैद पढ़ेगा, ये ग्रामर से है, उर्दू ग्रामर से, कि ये जुमला किस फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है कि जैद पढ़ेगा। ऑप्शन ए, फ़ेले हाल से। ऑप्शन बी, फ़ेले अम्र से। ऑप्शन सी, फ़ेले मुस्तकबिल से। ऑप्शन डी, तमन्नाई से। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जैद पढ़ेगा, यानी कि ये फ्यूचर में करेगा, ठीक है, या ना अभी तो किया भी नहीं है कि हम माजी कह दें। जो चीज़ गुजर चुकी उसे माजी कहते हैं, जो कर चुका आदमी तो माजी कहते हैं, और जो भी कर रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11, आप चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं दिलो जान लगाकर, गौर व फिक्र करके। तो दोस्तों ये जो हो रहा है अभी, इसे हम हाल कहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, अंग्रेज़ी में कहेंगे प्रेजेंट कहेंगे, और अंग्रेज़ी में कहेंगे, और फिर क्या कहते हैं उर्दू में कहेंगे हाल कहेंगे, फ़ेले हाल। लेकिन ये जैद पढ़ेगा यानी कि फ्यूचर में, अंग्रेज़ी में कह लें फ्यूचर यानी कि आने वाले ज़माने में, तो हम उर्दू में इसको कहते हैं मुस्तकबिल। तो ये चीज़ है, जो ये जुमला जो है ये मुस्तकबिल से रिलेटेड है, देखें, ये मुस्तकबिल से मुताल्लिक यानी कि जैद पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जुमला जो है ये फ़ेले मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 25 यानी कि सवाल नंबर आखिरी दोस्तों, सवाल नंबर 25 से पूछा गया कि भूले पसरे लोग किसका अफसाना है, सही निशानदही करें। ये भूले पसरे लोग ये किसका अफसाना है, सही निशानदही करें। ऑप्शन ए, निगार आज़िम की। ऑप्शन बी, गजाल ज़ेगम की। ऑप्शन सी, जिलानी बानो की। ऑप्शन डी, फरहत बेगम की। तो दोस्तों ये सवाल जो पूछा गया कि भूले पसरे लोग किसका अफसाना है, तो यहाँ पर तमाम मुसन्निफ़ा हैं, ठीक है, ये किसका अफसाना है, तो तमाम मुसन्निफ़ा हैं। तो दोस्तों इनमें से चुनना है कि ये भूले पसरे लोग के मुसन्निफ़ा कौन है। तो चलिए साथी मैं आपको बताता चलूँ कि भूले पसरे लोग किसकी लिखी हुई है। तो दोस्तों ये गजाल ज़ेगम ही की लिखी हुई है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और अपनी तैयारियों में आप अच्छे से अच्छे नंबरात ला सकते हैं इतनी तैयारी करने के बाद। और इस तरह तैयारी करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकेंगे और अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो चलिए साथियों, इसी तरह आप लास्ट तक बनते रहेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब ज़रूर उन तक भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस चैप्टर से या उर्दू से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस चैप्टर पर, इस चैनल पर आकर अपने तैयारियों को मुकम्मल कर सकें। तो चलिए साथियों, उन तक भी शेयर कर दें, और जाते जाते जो नाज़रीन सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।